अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुशामदीद कहती हूं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 16वें मैच में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आज अभी आमने सामने है और मैच चेन्नई में खेला जा रहा है, जिसमें अफगान टीम ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। इस वक्त न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है और 5 आउट हो चुके हैं, 254 रन अब तक बन चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या आज भी कोई अपसेट होने जा रहा है, क्योंकि कल तो एक बड़ा अपसेट हुआ है। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान खुशामदीद कहते हैं। इजहार बाजवा भी हमारे साथ हैं। इजहार, आपको भी वेलकम कहती हूँ। इरफान, सबसे पहले तो मैं कल के मैच के हवाले से थोड़ा सा आपका तबसरा लेना चाह रही थी कि कल एक बड़ा अपसेट हुआ, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं खुद हैरान हुई। नीदरलैंड्स की टीम ने पहला मैच जीता और एक बड़ा अपसेट, दूसरा अपसेट ये हुआ है इस वर्ल्ड कप में। आज बिल्कुल, ये अगर हम कल के मैच को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने कल भी शायद बात की थी कि इसमें दो पॉजिटिव के साथ नीदरलैंड आया। एक तो ये था कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इनको हराया था, तो ऑब्वियसली जब आप किसी इवेंट में किसी टीम को शिकस्त देते हैं तो आपका मोराल हाई होता है। बिल्कुल, आप ये बात की भी थी। हाँ, और दूसरी उनके पास पॉजिटिव ये थी कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया हुआ था, तो ऑब्वियसली आप एज ए टीम सोचते हो कि हम भी उनके बराबर की टीम है और हम भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो ये दो पॉजिटिव थे इस मैच के अंदर। और ख़ास तौर पे हमने जहाँ इस वर्ल्ड कप में कोलैप्सेस देखे, पाकिस्तान का कोलैप्स देखा, साउथ अफ्रीका का देखा, श्रीलंका का देखा, बांग्लादेश का देखा, तो उधर हमने एक फाइट बैक भी देखी, एक कम बैक भी देखा। वो हमें नजर आया नीदरलैंड की तरफ से। ये अच्छी बात और है। आप ये देखिए कि 85 पे 5 आउट होना और उसके बाद फिर 245 करना, दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और ऐसी साइड की जो ऑब्वियसली 10वें नंबर के ऊपर थी कल पॉइंट टेबल के ऊपर, साउथ अफ्रीका पहले नंबर पे था, तो बहुत ज़्यादा गैप था दोनों टीम में। और उसके डिस्पाइट ऑफ इट उन्होंने बड़े नामों को नहीं देखा और टेल के साथ जो उनकी कैप्टन एडवर्ड ने इनिंग्स खेली वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और जिस तरह फिर उसके बाद बीक ने पार्टनरशिप की, फिर वंडर मरवे ने की, फिर आर्यन दत्त ने आके बड़ा अच्छा कैमियो खेला, 9 गेंदों पे 21। ये प्रूव करता है कि आपकी बेसिक फंडामेंटल ठीक थी, आपने थोड़ा सा उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी की और आपको सक्सेस मिली। और यही हम बात करते हैं अपनी टीम के हवाले से भी हमने बात की कि जब हमारा टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर आउट हुआ तो एक रेजिलियंस दिखानी चाहिए थी हमारी टेल को, जिसमें सबसे पहले हसन अली आते हैं, हम उसको भी नवाज़ को भी कह सकते हैं, और इसी तरह फिर शहनशाह अफरीदी और बाकी लोग थे। तो किसी ने कोई एफर्ट नहीं शो की, आए और अपने विकेट थ्रो करके चले गए। और ऑन द गिवन डे अगर आप कुछ एफर्ट करते हैं, कम बैक करते हैं, तो आपकी गेम को अपने हाथ में भी कर सकते हैं। एफर्ट आपके हाथ में होती है, देखिए उसमें फिर आप एफर्ट करते हो तो अल्लाह ताला ऑब्वियसली उसमें आपको फिर उसका अजर भी मिलता है। और ये रिगार्डलेस कि कौन बड़ी टीम है कोई छोटी टीम है, जब इन्होंने हार्ड वर्क किया, पे ऑफ किया। और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो नीदरलैंड है उनकी हम जानते हैं कि टेस्ट उसमें हमने फुटबॉल में इनका नाम देखा, हॉकी में ये वन ऑफ द बेस्ट साइड हमेशा से रही हैं। क्रिकेट इनकी कंट्री में ऐसा खेली नहीं जाती। और एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 के दरमियान के लोगों का फिगर है, दे ओनली प्ले क्रिकेट। तो इतने थोड़े लोगों में से वर्ल्ड कप में पहले पार्टिसिपेट करना और आके फिर उसका डिफीट देना है उसी तरह। और आप ये देखें कि अब ये स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड की बात करिए, प्रोफेशनल लड़के के हैं। पहले होता था ये सिर्फ और सिर्फ किसी इवेंट के टाइम पे गैदर्ड होते थे, जेलिन होके इवेंट खेल देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ये सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब प्रॉपर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, ये लड़के कोई और काम नहीं करते और डिफरेंट कंट्रीज में भी जाके खेलते हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में इनके कैप्टन खेलते रहे, फिर ये उधर साउथ अफ्रीका में बहुत टाइम खेले हुए एडवर्ड जो हैं। और द लीडे की बात करें तो वो दुनिया सारी में जाके परफॉर्म करते हैं, लीग खेलते हैं। तो ये एक अच्छा बंच इनके पास आ रहा है। वंडर मरवे की बात करें तो वो पहले साउथ अफ्रीका से खेलते थे। तो ये जब कॉन्फिडेंस आपके डग आउट के अंदर, थिंक टैंक के अंदर आता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो ओबियसली फिर आप उसको फिर जब आप बड़े स्टेज पे आके इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका मोराल बूस्ट होता है। और अब एक और आज जाना शुरू हो गई है कि जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की टीम के अंदर बात करते थे शुरू में, हम ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, जिस तरह हमने शुरू में 3-4 दिन या 5 दिन बात करते रहे, ये टीमें क्यों आई हैं, वर्ल्ड कप में क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं, आईसीसी को सोचना चाहिए इसके ऊपर। अब ये 2 मैचेस के बाद टॉपिक ऑफ डिस्कशन पूरी दुनिया में चेंज हो गई है। अब बात होना शुरू हो गई कि यस दे डिजर्व टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। अब ये कुछ भी कर सकती है और यही मेरा ख्याल है खूबसूरती। और हम शायद सारे एज ए स्पेक्टेटर, एज ए फैन, और इसको चाहते थे कि ये सब कुछ ऐसा कुछ हो, ताकि इंटरेस्ट आए। और आज के मैच में अगर थोड़ी सी बात करें तो आज भी बहुत बड़ा सरप्राइज की तरफ जा रहे थे अफगानिस्तान। 4 विकेट 110 पे लेने के बाद उन्होंने जिस तरह के कैचेस ड्रॉप किए, शुरू में 2-3 कैचेस ड्रॉप किए, अभी 2-3 कैचेस हमने देखे ड्रॉप किए। अगर दे वुड हैव बीन टेकन तो सिनेरियो कुड हैव बीन चेंज एज वेल, बट नहीं किए, तो उसकी वजह से इन्होंने बड़ा टोटल करवा दिया है। अभी ओबियसली चांस तो है, बट जो एक था कि अंडर 200 के आउट करके ये बहुत इजीली अपने आप को सेटल कर सकते थे, अच्छी पोजीशन पे ला सकते थे,
आई गेस वो इन्होंने मिस कर वो दिया मिस कर था। दिया। अच्छा इजहार, अभी हम देख ही रहे हैं मैच, अभी एक और आउट भी हुआ है, 257 स्कोर है। अगर न्यूजीलैंड की टीम 270 280 के बीच में कर लेती है, क्योंकि 2 ओवर तो अभी बाकी हैं, तो क्या अफगानिस्तान के लिए चेजेबल है ये स्कोर? देखिए स्कोर तो चेजेबल है, लेकिन अफगानिस्तान है मिस्ड आउट अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। उन्होंने 111 के करीब इनके 4 आउट कर लिए थे। उस सिचुएशन में इन्होंने कैचेस छोड़े, एक पार्टनरशिप लगने दी, और अब जितना स्कोर हो गया है वो इस ग्राउंड के मुताबिक, चेन्नई कोई बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं। चेन्नई में लास्ट भी अगर आप 250 275 का जो टोटल है दैट इज पार स्कोर। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराना है देन दे हैड टू रिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड टू अ बिलो पार स्कोर। तो उसके इनके पास अपॉर्चुनिटी भी थी जब उन्होंने 111 के करीब इनके 4 आउट कर लिए थे। लेकिन क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, उन्होंने वो जहां हम बैटिंग कोलैप्सेस देख रहे हैं, जिस तरह कल साउथ अफ्रीका का हमें नजर आया, पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स नजर आया, ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग कोलैप्स नजर आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ न्यूजीलैंड ने सिचुएशन को बहुत बेहतर असेस किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये इस तरह का ग्राउंड है जिसमें हम जितना लंबा स्ट्रेच करेंगे उतना ही हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। उस टाइम उन्होंने कंसोलिडेट किया, जो दोनों एक बैट्समैन भी है ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम, जो है ये हिस्टोरिकली या उनको ट्रेडिशनली या उनका जो स्टाइल है बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एग्रेशन को कंट्रोल किया और पिच पे रहे और लंबी पार्टनरशिप बनाई। और जो उनका इनिशियल फेज था पार्टनरशिप का, वो तकरीबन 4 इन ओवर या 4.5 इन ओवर के लगभग वो पार्टनरशिप बना रहे थे। और आजकल के जो मॉडर्न क्रिकेट प्लेयर है वो पूरी दुनिया में T20 खेलता है, उसमें ये सलाहियत है अगर उसको मौका मिले तो आखिरी 5-10 ओवरों में वो 10 रन पर ओवर के से अबव की एवरेज या 15 रन पर ओवर की अबव से एवरेज पे बहुत ही थोड़े ओवर्स में बहुत ज़्यादा स्कोर बना सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और शुरू में पार्टनरशिप अपनी स्लो पेस की। जब आखिरी 5-10 ओवरों में उनके पास विकेट्स इन हैंड थी तब उन्होंने चार्ज लिया और अब वो 250 260 तक स्कोर ले गए। और अगर वो 70-80 तक ले जाते हैं, 270-80 तक, तो अफगानिस्तान के लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो पिच है ये भी एक तो बॉलिंग पिच है और इस तरह की, और अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी बहुत ही इनएक्सपीरियंस है। उन्होंने जिस तरह पिछले मैचेस में दिखाया है, वो मिडिल ओवर्स में काफ़ी बाज उनकी गिर जाती है, पार्टनरशिप नहीं बना सकते, तो उनके लिए मुश्किल होगा। रही बात जो अभी हम बात कर रहे थे अपसेट्स की, जो जिस तरह कल न्यूजीलैंड जिस तरह कल नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, या फिर उससे पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, पहले 10-12 मैचेस के बाद, वर्ल्ड कप के बाद एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी आता जा रहा था। आप देखते थे किस टीम का किसके साथ मैच है, तो आपको लगता था कि ये तो इंग्लैंड बहुत आसानी अफगानिस्तान को हरा लेगी। लेकिन इट्स गुड फॉर द गेम के दो जो लेसर टीम्स थी, उन्होंने पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ हराया, फिर नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया। अब ऐसा लगता है कि आप फिक्सचर देख के आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन सी टीम किसको हराएगी। लेकिन आपने ज़ाहिर है हम सब ने ये चीज़ गौर की होगी कि अफगानिस्तान ने जो पिछला अपसेट किया उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है और वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं, और आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो अपसेट कर देते जब उन्होंने 110 स्कोर पे उनके 4 आउट कर लिए। लेकिन उनके बैटर्स भी तो अच्छे हैं, मतलब चौके छक्के लगाने में वो भी इस चीज़ में तो माहिर हैं। नहीं, बैट्समैन उनके अच्छे हैं, लेकिन जितना बड़ा ये टारगेट 270-80 जो है इस ग्राउंड के हिसाब से, चेन्नई के हिसाब से, ये काफ़ी ज़्यादा टारगेट है। और हमने जो नोटिस किया है कि जो मिडिल ओवर्स में अफगानिस्तान भी थोड़ा फंबल करता है। लास्ट जो मैच था उनका इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें खलील का जो एक पार्टनरशिप थी, अली अल खलील, उसकी पार्टनरशिप ने इकराम अली खलील, हाँ इकराम अली खलील, उसकी जो पार्टनरशिप थी पहले राशिद के साथ फिर मुजीब के साथ, उसका बड़ा क्रूशल रोल था जब 196 पे 91 पे 6 आउट हो गए थे। उससे पहले जो उनका स्टार्ट जो रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया था वो 120 पे कोई आउट नहीं था और बहुत तेज़ चल रहे थे। तो आप नोट करें कि मिडिल ओवर्स में अफगानिस्तान उस वाले इंग्लैंड के खिलाफ उसने 70 रन में 5-6 विकेट्स गिरा दी। तो अफगानिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं। और जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है इनके पास बोल्ट है, हेनरी है, फर्गसन भी फॉर्म हिट कर रहा है, मिच सेटनर बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, ग्लेन फिलिप्स है। तो जो जिस तरह का न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, अगर वो 270-80 कर लेते हैं, मेरे ख्याल में तो अफगानिस्तान के लिए चेज करना बड़ा मुश्किल वैसे हो चुके हैं। अच्छा इरफान, जैसे कि अभी इजहार भी बात करें कि न्यूजीलैंड के पास बैटर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन केन विलियमसन की गैर मौजूदगी, उनका फिर से इंजर्ड होना, क्या आपको लगता है न्यूजीलैंड को डेंट डालेगा? हाँ जी, ओबियसली वो उनका रोल बड़ा वाइटल है पूरी टीम में, और उनका सबसे बड़ी चीज़ के सबसे की प्लेयर है। कैप्टन तो है ही हैं, उसके अलावा प्लेयर एज ए प्लेयर वो सबसे बेस्ट प्लेयर भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। और ख़ासतौर पे जिस तरह भारत की कंडीशन है, इस पे बॉल थोड़ा फंसता है, रुक के आता है, स्पिन को उनसे अच्छा शायद मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई खेलता है।
तो ये उस लिहाज से उनकी बड़ी एक वाइटल पोजीशन है टीम के अंदर। और ऑब्वियसली इंजरी आप आ गई उस दिन, पहले 6 मंथ से वो एक इंजरी के शिकार थे, नी इंजरी, उसके बाद रिकवर करके आए और उस दिन वो अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ पे थ्रो लगी, जिसके बाद उनको अभी रिहैब उसका चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे कि अभी तक उनकी पोजीशन स्टेबल है न्यूजीलैंड की, और उनको सेमीफाइनल या फाइनल के लिए वो प्रिजर्व करेंगे ताकि इनकी इंजरी, मेरा ख्याल है अभी तक तो अपडेट यही है कि फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, तो जो कि अच्छा साइन है, स्वेलिंग वगैरह बताई जा रही है। और वो उनका हमने आज कुछ फुटेजेस भी देखी कि उनकी जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का वो चल रहा है। तो वो ओबियसली इतना बड़ा बैटर है, इतना बड़ा प्लेयर है, और आप जब 7-8 साल से टीम को लीड भी कर रहे हो एज ए कैप्टन भी, तो ओबियसली आपका एक इम्पैक्ट होता है। न्यूजीलैंड की जैसा कि वाले से थोड़ी बात करें तो इनके पास ये वाइट टीम नज़र आती है जिसके पास तमाम एरिया को कवर करने की चीज़ें हैं। जैसा हमने कल साउथ अफ्रीका के वाले से बात की थी, बट कहीं ना कहीं हमें लगता था जब उन पर अटैक किया जाता है तो वो स्टटर करते हैं, और कल वो हुए कि जब उन्होंने काउंटर अटैक किया तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आए। ऐसा कुशाल मेंडिस की इनिंग भी अगर याद करें, जब 428 चेस कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। बट बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूजीलैंड के पास तमाम तरह की कंपोजिशन है। ओपनर बड़े स्टेबल हैं, मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा है, स्पिन में एवरेज सबसे ज़्यादा इनकी स्पिन के गेज खेलने की। फिर आज हमने जिस तरह देखा कि जब 4 विकेटें 110 पे आउट हो गई थी, तो उन्होंने अपने मॉडिफाई किया रोल को। ग्लीन फिलिप ने और लैथम ने पार्टनरशिप बिल्ड की, 10 ओवर तक उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, बिकॉज दे नो कि हम अगर इधर से पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, आगे चलते हैं, तो आखिरी 10 ओवर में हम चार्ज करेंगे। वही उन्होंने किया। और अब ये देखें कि इतना स्लो खेलने के बावजूद भी अभी टोटल अभी 280 के करीब पहुंच चुके हैं, तो वो उन्होंने एक मोर देन रीजनेबल टोटल कर लिया। और रात को चेस करना आसान नहीं होगा। सेकंड इनिंग्स में अभी भी देख रहे हैं हम कि बॉल फंस रहा है, वेयर टेयर आ रहा है, तो उस लिहाज से काफ़ी है। बट इतने टोटल का कसूरवार अफगानिस्तान खुद है। जब आप 5-6 कैचेस छोड़ेंगे और इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड अभी भी करेंगे, आप देख रहे थे कैच होते होते रह गया। हाँ, और छूट गया वो भी। तो ये इनकी इस तरह के ब्लंडर्स इन्होंने आज फील्ड में किए। यही बात हम इन टीम से एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप जब एसोसिएट टीम्स होती हैं और आपने कैचेस बहुत वाइटल है। इसमें सबसे वाइटल प्लेयर जो अगर मैं बात करूँ एंड के अंदर, तो अभी चेकमैन खेल रहे हैं, ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मुझे हिटर लगता है। और इस जो मिलर की हम जैसे बात करते हैं कि मिलर आगे हिटिंग करता है, ये लड़का जो है मेरा ख्याल है ये फ्यूचर का स्टार है और हर तरह के रिकॉर्ड ब्रेक करेगा ये लड़का। और आज भी वो बड़ी शानदार ऑलमोस्ट 10 गेंदों पे 23 रन बना चुके हैं। एक छोटा कैमियो आखिर में आपको अगर सिर्फ 2 ओवर खेलने को मिल रहे हैं और आप उस पोजीशन पे आके हिटिंग करना शुरू कर दें, ये आसान नहीं होता। और ये मेरा ख्याल है कि जो हम बात कर रहे थे कि इनके मिडल ऑर्डर हैं, फिर ये लड़का फिनिशर के रोल में मौजूद है। फिर बॉलिंग में बात करें तो रविंद्रा है, और सेटनर दुनिया का नंबर 1 स्पिनर माना जाता है। इन कंडीशन को बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट करता है। पेस अटैक में आ जाए तो ट्रेंट बोल्ट है, लुकी फर्गसन है, फिर इसी तरह हेनरी ने बहुत इम्प्रूव किया अपने आप को, जितनी उसकी प्रेस की जाए वो कम है। वो वेरिएशन लेके आता है, स्लो कटर करता है, स्लो बाउंसर करता है, और सबसे इफेक्टिव नज़र आ रहा है इन कंडीशन में। तो अभी तो इनका अगेन 1-2 देखा जाए तो मेन इनके बॉलर नहीं है, बट जैसे ही वो आएंगे तो शायद और स्ट्रेंथ नजर आएगी न्यूजीलैंड के। लेकिन इरफान, न्यूजीलैंड के सऊदी पास की बात करें तो टीम सऊदी नहीं खेल रहा है, इस सऊदी नहीं खेल रहे। तो अभी 2 ऐसे प्लेयर हैं जो नॉर्मली इनकी टीम का परमानेंट मेंबर होते हैं। तो अभी 2 प्लेयर बॉलर्स ना होने के बावजूद भी इनका डगआउट इतना, इनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस लग रही है। तो ये एक बड़ी साइड को रिफ्लेक्ट करती है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, आपका कंपोजिशन क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ फेवरेट भी इसीलिए कहा जा रहा है। और अभी तक की जो परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं पॉइंट टेबल पे नंबर 1 इसी वजह से है, ये तमाम बॉक्सेस को टिक करें। अच्छा इरफान, जैसे कि अभी आपने खुद भी कहा कि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स भी मौजूद हैं, और हमें भी पता है कि इंग्लैंड से बेहतर स्पिनर्स न्यूजीलैंड के पास मौजूद हैं, बैटर्स उनके अच्छे हैं ही। अब आपके ख्याल में अफगानिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करवाते हुए उनको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, एक ही अफगानिस्तान के पास जो होप कहना चाहिए या अपॉर्चुनिटी बनती है वो ड्यू है। और जो आज उनके कैप्टन हशमतुल्लाह ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद, जो टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो बात की, उसमें उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली सब सोचते थे कि अफगानिस्तान ने लास्ट मैच जो है वो बॉलिंग करके जीता, क्योंकि बॉलिंग सब जानते हैं उनकी स्ट्रेंथ है। और अगर आप 250 पौने 300 करते हैं तो उनके बॉलर के पास बहुत चांस है कि वो आउट करे। और ऐसी विकेट्स जिनके ऊपर आपका बॉल फंस रहा है, रुक रहा है, उन्होंने कहा कि जी हम डे की वेदर को ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं और हम वो विल वेट फॉर द ड्यू। और वो ड्यू का वेट करना चाहेंगे कि ड्यू आती है, क्योंकि ड्यू आ गई तो पेस बॉलर का बॉल भी सीम स्विंग नहीं करता। अच्छा। और इसी तरह स्पिनर को ग्रिप करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर दो उनके पास फिंगर स्पिनर हैं, फिर तीसरा ऑफ स्पिनर ग्रीन फिलिप भी बॉलिंग करते हैं, तो ये अगर तो ड्यू आ जाती है तो फिर तो ओबियसली बैटिंग कन्वीनियंट होगी और एक आउटसाइड चांस, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी।
अब जो डेफिनेटली टीमें 2-3 दिन से ऑलरेडी चेन्नई में हैं, तो चेन्नई में आप जब होते हो तो आप ऑब्वियसली ग्राउंड में भी जाके पिच देखते हो, वेदर को भी देखते हो, आउटफील्ड को भी देखते हो कि ड्यू कितनी आ रही है। तो अगर ये डिसीजन लिया है तो शायद इसी वजह से और उन्होंने लिया है। लास्ट बॉल पे 4 हो गया है, तो 284 गालबन इनका स्कोर 288 हो गया है, 289 का। इजहार कैसे देख रहे हैं आप 289 का देखिए स्कोर? मेरे ख्याल में तो ये टारगेट अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अच्छा। लेकिन यू नेवर नो इन क्रिकेट, यू नेवर नो इन स्पोर्ट्स। जितनी अच्छा बॉलिंग लाइनअप न्यूजीलैंड का है, जिस तरह बोल्ट भी फॉर्म में है, मैट हेनरी भी फॉर्म में, लॉकी फर्गसन भी पिछले मैच में थोड़ी बहुत फॉर्म टच कर रहे हैं, तो उस हवाले से अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप इतनी टेक्निकली साउंड नहीं लग रही हमें। कुछ प्लेयर्स हैं उनके पास, रहमानुल्लाह गुरबाज है, वो बड़ा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। अगर वो स्टार्ट करे पावर प्ले का ओवर्स में, इनको ही हैज़ द पोटेंशियल कि किसी भी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर तो वो अच्छा स्टार्ट दे तो चांस है। लेकिन जिस तरह मतलब टोटली जो इंडिपेंडेंट वो हम कहें कि रहमानुल्लाह गुरबाज पे करें कि नहीं, सिर्फ उस पे नहीं, उसका जो स्टार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी भी अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, लेकिन उसका क्रूशल है क्योंकि वो पावर प्ले में बहुत ज़्यादा हिटिंग करते हैं। बाकी हशमतुल्लाह शाहिदी है या और भी हैं, ये अच्छे प्लेयर्स हैं। जो बॉलिंग लाइनअप है न्यूजीलैंड का, दैट इज़ वेरी गुड। आप बोल्ट है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है। लॉकी फर्गसन है, बहुत पेस से बॉल कराता है और उसके पास वेरिएशंस भी हैं, बाउंस बहुत अच्छा करता है। मैट हेनरी ने, जिस तरह इरफान ने बात की, बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। और जो स्पिनर है सेंटनर, वो भी बहुत अच्छा, वो आइडियल, उसकी जो बॉलिंग है इट इज़ आइडियली सूटेड फॉर दी सबकॉन्टिनेंट कंडीशन। उनके पास ग्लेन फिलिप्स है, रविंद्रा है, वो बड़ा अच्छा बॉलर है। तो इस हवाले से इनकी मेरे ख्याल में तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम बड़ा मैटर करता है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी क्रिकेट में भी। मोमेंटम इस टाइम न्यूजीलैंड के साथ है। जब 111 पे न्यूजीलैंड के 4 आउट कर दिए थे अफगानिस्तान में, उस टाइम मोमेंटम अफगानिस्तान के साथ था। लेकिन वो चांस उन्होंने मिस कर दिया। अभी ब्रेक का भी टाइम हुआ है और जैसे कि न्यूजीलैंड ने 288 रन बना लिए हैं, पहली इनिंग भी खत्म हो चुकी है और अफगानिस्तान को 289 का स्कोर दिया है चेस करने के लिए। तो अभी मैच कुछ ही देर में दोबारा से शुरू होगा। हम भी ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो शुमाइला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शुमाइला कैसी हैं आप? ठीक ठाक। गेस्ट तो हमेशा लेट होते थे, अब होस्ट भी लेट होने लगे। और ये मुसलसल एब्सेंस हो रही है। जी बिल्कुल, मैं भी फॉलो कर रही हूँ अपनी टीम को कुछ नया करके। शुमाइला, अभी मैच पहली इनिंग खत्म हो गई है। बिल्कुल, पहली इनिंग खत्म हुई है इरफान, और जो है वो स्कोर जो है वो टारगेट दिया है 289 का न्यूजीलैंड ने। तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान इसको चेज कर लेगा आसानी से? नहीं, वैसे कहने को तो छोटी टीम है, बिल्कुल आसानी से तो नहीं करेगा, लेकिन कर लेगा। देखिए, मैंने अभी ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि एक ही आउटसाइड चांस है, वो ये है कि ड्यू अगर आती है तो कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज अगर ड्यू नहीं आती तो फिर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि जब तक बॉलिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की बहुत बैलेंस इनकी बॉलिंग लाइनअप है। फिर उसको कम्प्लीमेंट जो करती है, उनकी शानदार फील्डिंग करती है। मेरा ख्याल है दुनिया में अगर सबसे सेफ फील्डिंग लाइनअप की बात की जाए तो वो भी न्यूजीलैंड ही है। इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग या कॉम्पैक्ट साइड नजर आ रही है, क्योंकि वो तमाम बॉक्सेस को टिक करते चले जा रहे हैं और इनके जो टीम का बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो हम पहले बात कर रहे थे, आयशा ने क्वेश्चन पूछा। अब जो इंडिया की कंडीशन है, शुरू में वर्ल्ड कप से पहले या शुरू के 2-3 मैचेस में हर कमेंटेटर भी अगर आप सुने तो वो कह रहा था जी हर मैच में आपको 350 प्लस करना है। शायद हम लोग भी बात कर रहे थे कि सर्वाइवल तब होगा जो 350 प्लस करेंगे तो आप सेव करें। अब हमने देखा कि जब विकेट के अंदर हर मैच के अंदर 15-20 ओवर के बाद विकेट गिरना शुरू होती है। पहले 15-20 ओवर विकेट किसी और तरह बिहेव करती है, उसके बाद कुछ वेयर टेयर आता है, बॉल फंसती है और उसके बाद एकदम जब स्पिनर आते हैं तो आपका खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है और आपका चेंज हो जाता है। जब होता है तो फिर आपकी विकेट गिरती है। आज इनका भी कोलैप्स हुआ, बट क्या किया अच्छी चीज, ग्लेन फिलिप और लैथम ने बड़ी शानदार 144 की पार्टनरशिप बनाई और अपनी टीम को उसमें से निकाला। जिस तरह हमने कहा कि 10 ओवर तक उन्होंने बाउंड्री नहीं लगाई। तो अब आपको ये हर टीम को जल्दी सीखना और करना क्या है कि 3 फेजेस में आपने बैटिंग करनी है। ये समहाउ ऐसे ही मैं इसको रिलेट करूंगा जैसे आप 90s में क्रिकेट खेलते थे कि आपने पावर प्ले में तेज खेलना है, कोशिश करनी है कि 10-15 ओवर में जितने रन बना सकते हैं आप बनाएं। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी को चेंज करना है, आपने तेज नहीं खेलना, आपने गैप का वेट करना है, गैप में खेलना है और बैड बॉल्स का वेट करना है। अगर आप लॉफ्टेड शॉट या तेज खेलने की कोशिश करेंगे तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिर उसके बाद आपने जब 40 ओवर तक या 42 ओवर तक 4 के या 5 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे
और फिर आप 10 ओवर में एक्सेलरेट करेंगे। जैसे अभी न्यूजीलैंड को हमने देखा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10 ओवरों में 100 बनाया, सही। तो ये फिर आप अपना एक्सेलरेट करके 9, 10 या 12 की एवरेज के साथ आप तेज़ खेल के बना के अपने टोटल को एक रीजनेबल टोटल बनाएंगे। तो जो अब इस फार्मूले के तहत इस माइंड सेट के साथ आप खेलेंगी, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट खेलेंगी, वो ज़्यादा स्टेबल भी रहेंगी और वो सर्वाइव भी करेंगी। जो इसी अप्रोच के साथ फ्रॉम बॉल 1 टू एंड तक खेलेंगी कि हमने 350 करना है, इससे प्लस जाना है, वो हमने जिस तरह 5-6 क्लैप्स देख चुके हैं, वो 200 भी नहीं कर पाते। ऐसा ही है। तो ये मेरा ख्याल अप्रोच आज रहेगी। न्यूजीलैंड ने समहाउ तो जोड़ इरफान, दिखाया, इस उसको अप्रोच बचे की जो भी। आप बात कर रहे हैं तो शायद 350 या इससे ज़्यादा या इससे कुछ कम करने का एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप 200 तक भी नहीं जा पाते। जी ओबियसली, जब आपके थिंक टैंक ने मैच से पहले मीटिंग करते हैं आप और आप विकेट देखते हो, अपोजिशन देखते हो और आप देखते हो उसकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो आप अपनी टीम को टीम हडल के अंदर एक बात करते हो कि जी हमने किसी ना किसी तरह इस पिच पे 350 350 लगाना ही है। टारगेट तो अपना हाई रखना है ना हर हाल में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब आपने ये बात डिस्कस कर ली और आपकी जो गेम प्लानिंग है उसी के गिर्द घूमेंगे। जी शुरू में हम ये करेंगे, उसके बाद मारेंगे, फिर ऐसे करेंगे, एंड में आके हम और मारेंगे। तो एंड टोटल बताया जाता है टीम को कि ये टारगेट करना चाहिए। तो जब आप बैटिंग कर रहे होते तो हर प्लेयर के बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि हमने ये स्ट्रेटजी है और हमने तेज खेल के 350 करना है। तो जब आप आए हो, विकेट का बिहेवियर चेंज हो गया, ये आपको तो नहीं मालूम था कि ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपने तो शुरू में बिल्कुल फ्रेश विकेट देखी और जो प्लेसर नज़र आ रही थी, बैटिंग पिच नज़र आ रही थी, बट जब वो 15-20 ओवर के बाद विकेट ऑल टुगेदर चेंज होगी और दूसरी ऑपोजिशन ने अपना गेम प्लान भी चेंज कर लिया, वो कटर पे आ गए, स्लो वन आ गए, स्पिनर की बॉल ग्रिप करना शुरू कर गई, तो जो टीमें फ़ौरन अपनी प्लान को रीमोडिफाई करके प्लान बी पे आ जाएंगी, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, तो फिर सर्वाइव करेंगे। अगर अदरवाइज नहीं करेंगे या दूसरा प्लान इनके पास नहीं होगा तो ये आप इससे स्ट्रगल करेंगे। तो इरफान, ये तो इंडिविजुअली हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि विकेट का बिहेवियर तो कभी भी चेंज हो सकता है। इंडिविजुअली भी होता है, लेकिन आपके एज ए नहीं, टीम जो है ना, खेल रहा हो उस वक्त ना, अगर विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ है अब ऐसे हो नहीं सकता ना। आपके कैप्टन और कोच ने आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब प्लेयर अंदर जाके 4 का खेलना शुरू हो जाए, वो उन्होंने कहा जी हमने तो आपसे कहा ही नहीं, डिमांड ही नहीं किया, हमने तो आपको 7 का स्ट्राइक रेट मांगा है। तो मेंटली प्रिपेयर तो होना चाहिए पहले ही। यही कह रहा हूँ ना, ये एज ए प्लेयर इंडिविजुअल कम है, एज ए टीम ज्यादा है। कुछ चीजें आप एज ए टीम डिसाइड करते सही, हो। सही। अगर आपके कोच ने या कैप्टन ने आपसे डिमांड 350 किया वैसा प्लेयर से, तो वो केजी विकेट मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, मैं इसलिए 100 खेल के 200 का स्कोर ही किया, 225, तो वो तो ओबियसली कल उसने मैच के बाद आंसरेबल होना उनको। तो आप आउट भी हो जाते हैं तो आप फिर उन्हीं को करते हैं कि हमने आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, हमने आपके माइंडसेट जो आपने हमें बताया था, हम उसके अकॉर्डिंगली खेले और हम आउट हो गए, तो वो भी ब्लेम नहीं कर सकते आपको। तो ये एज ए इंडिविजुअल तो रोल है ही है, बट एज ए कोलैटरल आपको सबको लेके चलना पड़ता है एज ए थिंक टैंक को। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप एज ए टीम अब आपको प्लान बी पे आना, सब टीमों ने, कि हमारे पास जो हम पहले सोच रहे थे ये ऐसा नहीं है, विकेट बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमने हमारे पास ये प्लान बी पॉकेट में मौजूद है, हमने इसको अब एग्जीक्यूट करवाना है। ये करेंगे तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज जिस तरह ये कर गया है सर्वाइव, ये तो अदरवाइज ये तेज खेलते, ये भी हिटिंग करते, 10 ओवर का स्पैन जिसमें कोई बाउंड्री नहीं लगाई, ये बाउंड्रीज की तरफ जाते तो इनके विकेट्स भी गिर जानी थी और ये भी उसी तरह का कोलैप्स जिस तरह ऑलरेडी हम देख चुके हैं हो सकता था। तो इजहार 2 दिन बाद जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा टाकरा दोबारा से इंडिया से होने वाला है, तो वहाँ आप क्या इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से सॉरी वो इंडिया दिमाग में फंसा हुआ है, भारत भारत। हाँ, तो क्या पाकिस्तान आप और इंडिया समझते का हैं कि मुकाबला ज़हन अच्छा में आता है? परफॉर्म करेगा, जैसे कि अभी जो है अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था इंग्लैंड को हरा के, नीदरलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो पाकिस्तान में और बहुत ये भी न्यूज़ आ रही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोई वायरल बीमार इन्फेक्शन भी हैं। हो रहा है और उसमें भी कोई। देखिए, इससे Infected पहले है। मैं थोड़ा इरफान भाई की बात पे ऐड करना चाहूँगा कि जो अभी ओडीआई क्रिकेट है, हुआ ये है कि पिछले टीम्स ने पिछले 4-5 सालों में या उनके खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे फ्रेंचाइज लेवल पे, चाहे बिग बैश है या IPL है या PSL है या साउथ अफ्रीका की है या 100 है। तो इस हवाले से जो माइंडसेट है अभी भी खिलाड़ियों का, शायद मुझे नज़र आ रहा है T20 वाला ही माइंडसेट है। तो उसमें अगर T20 मैच हो रहा है, उसमें अगर आप किसी एक फेज़ में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दें तो अगली टीम के लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ODI में मुख्तलिफ फेज़ होते हैं, 50 ओवर का जो एक लॉन्गर फॉर्मेट है उसमें मुख्तलिफ फेजेस में आपने सिर्फ एक फेज़ में डोमिनेट कर भी ले अगर किसी टीम को, तो उसके पास रूम होता है कि दे कैन कम बैक फ्रॉम दैट। तो उसमें अगर आपने किसी टीम को हराना है तो आपने कंसिस्टेंटली 50 ओवर में या पूरे मैच में, क्योंकि 100 ओवर 2 इनिंग्स के 50+ ओवर हैं, 100 ओवर का मैच है, उसमें आपने ओवर अ पीरियड ऑफ मोर ओवर्स आपने उनको कंसिस्टेंटली डोमिनेट करना, फिर आप रहोगे क्योंकि अगली टीम के पास रूम होता है कि वो कम बैक कर सके। दूसरा, प्रोएक्टिव कैप्टेंसी
या प्रोएक्टिव टीम मैनेजमेंट या प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लम्हा ब लम्हा सूरत हाल के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करना है, वेदर एज अ बॉलिंग साइड और एज अ बैटिंग साइड। एज अ बैटिंग साइड अगर आप यू हैव विकेट्स इन हैंड और आप अच्छा जा रहे हो, आप तेज़ पेस पे स्कोर कर रहे हो, तो वेरी गुड, आप उसी मोमेंटम से जारी रखो। अगर जिस तरह साउथ अफ्रीका ने 450 किया, वो एग्रेसिव क्रिकेट भी खेल रहे थे और उनकी विकेट्स भी नहीं गिर रही थी, तो इसको फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एग्रेसिव ही मोमेंटम को अपना कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल किया। सही। लेकिन अगर आपकी विकेट्स गिर जाती हैं, फर्ज करें आप जिस तरह आज न्यूजीलैंड के साथ हुआ, उनकी 110 स्कोर पे 4 विकेट्स गिर गई, तो उन्होंने उस सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर किया। सही। उन्होंने पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, हालांकि दोनों टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर हैं और इनकी नेशनल गेम बड़ी एग्रेसिव खेलते हैं, उन्होंने अपने आप को कर्टेल किया, सही। पार्टनरशिप बिल्ड की, पिच पे खड़े रहे। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि हमारे अंदर इतनी अटैकिंग Ability पोटेंशियल है कि आखिरी 5-10 ओवरों में भी हम 100, 50, 60, 70, 80 अच्छा स्कोर स्कोर बना कर सकते लेंगे। हैं। तो उन्होंने तो ये एक बहुत बेहतरीन किया। दूसरा ये जिस तरह के कम बैक पोटेंशियल नेदरलैंड्स ने जिस तरह कल दिखाया हमें, नेदरलैंड्स ने 88 पे उनके 5 आउट हो गए, ऐसे। उन्होंने भी मैच को लंबा खेला और उनके टेल ने। अब जिस तरह तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को सिचुएशन के मुताबिक ऑल्टर करना है और एज अ बॉलिंग साइड भी आपने ऑल्टर करना है। जब आप अफगानिस्तान को नज़र आ गया था कि उन्होंने 4 आउट कर लिए हैं, उस टाइम उन्हें मजीद अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए थी राशिद खान के साथ साथ, जो उनका और आप शायद मुजीब को चांस देते या अजमतुल उमर को चांस देते, ताकि जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, पाकिस्तान के जब उन्होंने बड़े खिलाड़ियों को, इंडिया ने पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों को आउट कर लिया, बाबर आउट हो गया, उससे अगले ओवर में साउद आउट हो गया, तो फिर वो बुमराह को ले आए, तो उन्होंने दोनों एंड से अटैक किया और उन्होंने मैच को 50 ओवर की बजाय इस तरह मैच को स्ट्रैटेजी की, हमने 40 ओवर में इसको आउट करनी है। तो एज अ बॉलिंग साइड भी आपने अपनी स्ट्रैटेजी को सिचुएशन के मुताबिक ऑल्टर करना है, एज अ बैटिंग साइड भी। अब रही बात पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये ऑन पेपर दोनों एक जैसी साइड है। इन करंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया भी कोई इतना अच्छा इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करा, लेकिन पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी तक। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स है, अभी 2 मैचेस जीते हैं। उन्होंने पहले नेदरलैंड्स को लाया, फिर श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड चेज किया वर्ल्ड कप में, अभी तक इतना चेज नहीं हुआ। इंडिया के खिलाफ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, वो भी मैं कहता हूँ एक घंटे का जो पैच था जिसके अंदर उन्होंने 155 2 से लेके 191 ऑल आउट हो गए, 36 रन दिया 8 ओवर में, वो एक ऐसा मोमेंट ऑफ एक ऐसा सिचुएशन थी जो बहुत ही इनएक्सप्लिकेबल है। अदरवाइज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया भी आखिरी मैच में उन्होंने श्रीलंका को हराया, उससे पहले 2 मैच वो बुरी तरह हार गए थे और वो भी अंडर प्रेशर है। ऑन पेपर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक जैसी टीम है। ऑन द डे जो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी वो जीत जाएगी। तो लेकिन इजहार, जैसे कि आप बात करें कि ऑन पेपर तो दोनों टीमें एक जैसी हैं, अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स इस वक्त बीमार हैं, उनकी जगह, जैसे अभी इरफान भी कह रहे थे कि जाहिर है जो बीमार हैं उनकी जगह दूसरों को लेकर आएंगे, तो क्या वो जो एक मोमेंटम की हम बात कर रहे थे या टीम की आपस में एक कनेक्शन की बात होती है, क्या वो बन सकेगा? क्योंकि पहले 2 मैचेस में और टीम थी, अब आगे मैच में अगर प्लेयर्स बीमार खुदा ना खास्ता होते हैं तो और टीम होगी, तो क्या वो चीज़ एक बन पाएगी बैलेंस टीम? नहीं, इससे डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर खिलाड़ी बीमार हैं और मेन प्लेयर्स बीमार हैं, अगर वो 100% नहीं है, तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। अगर एक अच्छा खिलाड़ी अपने 100% ना भी हो और आपको पता हो कि वो अपना 70-80% पे है, तो आपने आया उसके साथ रिस्क लेना है या एक उसकी जगह इस खिलाड़ी को लेके जाना है जो उससे शायद इतना अच्छा खिलाड़ी है नहीं लेकिन 100% फिट है। तो ये टीम मैनेजमेंट को उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पॉजिटिव एक तो है कि ये 3-4 दिन, अभी भी 2 दिन हैं, लेट्स सी कि शायद वो रिकवर कर दें। और ये इस तरह की वायरल इलनेसेस होती हैं, इनको 2-4 दिन में बेहतर हो सकते हैं और आप मेडिकेशन भी ले सकते हैं इस तरह की, जिससे आप उस मैच की हद तक आप इतने इस काबिल हो सकते हैं कि मैच के अंदर मोमेंटरीली अपना परफॉर्म कर लें। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर आपके खिलाड़ी 100% नहीं भी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेला है, जो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 350 चेस किया था, उसमें अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स का बहुत क्रूशल रोल था। अब्दुल्ला शफीक को क्वारंटीन किया हुआ है। इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया। अगर तो वो 60-70% भी हैं और वो खेल सकते हैं, फिर मेरे ख्याल में तो उन्हें चांस देना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जब फ़खर की जो फॉर्म है वो काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है। बाकी भी आपको देखना, ये मेरे ख्याल में बेस्ट कॉल मैनेजमेंट की या कैप्टन की उस टाइम होती है, प्लेयर की होती है। आपस में वो बैठें, डिस्कस करें कि प्लेयर खुद कुछ वॉलंटियर करते हैं कि मैं बेहतर हूँ, मैं खेल सकता हूँ। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि जी मैं अगर खेलूंगा तो इससे टीम को नुकसान होगा, तो ये आपस में बैठ के एक मीटिंग होनी चाहिए और इसको डिसीजन लेना चाहिए कि इस पर क्या
वे फॉरवर्ड है। तो इरफान, आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो भी नाम हमारे सामने आ रहे हैं कि ये प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा जो वायरल चल रहा है ना, इन्फेक्शन हुआ हुआ, तो उनके ऑल्टरनेट आप किसको समझते हैं कि खिलाना चाहिए? देखिए शाहीन काफ़ी बेहतर हो चुके हैं क्योंकि उनको मैच से पहले था, लास्ट मैच गेम से पहले, तो वो तो मेरा ख्याल रिकवर कर चुके हैं। जमान खान का आ रहा है, उसामा मीर का हमें पता चला है कि वो रिकवर कर चुके हैं, उनको भी उसामा दिन मीर को गुजर के खिलाना वो चाहिए। मस्त मेरा ख्याल है टीम में होना चाहिए। बाकी जो सबसे ज़्यादा अभी लास्ट अपडेट जो आ रही है वो अब्दुल्ला शफीक के हवाले से आ रही है, मेरे ख्याल बाकी तो शायद रिकवर कर जाए, उनको क्वारंटीन भी किया गया है, उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनका ज़्यादा सीवियर है। तो अगर नहीं होते तो ऑब्वियसली आपके पास जो Optional चांस में। है वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप जाएंगे फ़ख्र के साथ। और इसमें ये भी एक ऑप्शन होती है, अगर किसी की इलनेस ज़्यादा है, कुछ है, तो आपके 3 प्लेयर रिजर्व में साथ आपने ट्रैवल करवाए हुए हैं, तो उनमें से कोई एक प्लेयर आपका टीम के स्क्वाड में आ जाएगा और उनमें से फिर आपका रिजर्व में चला जाएगा। बट वो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी इलनेस कितनी सीरियस है, वो कितने डेज का पैनल, उधर 2 तरह के पैनल हैं, एक तो हमारा अपना मेडिकल पैनल साथ ट्रैवल कर रहा है, फिर आईसीसी के भी कुछ होती हैं, और फिर आप उसकी कंडीशन वो सारा वैल्यूएट करके उनको बताते हो, फिर रिजर्व वैसे नहीं आ सकता स्क्वाड के अंदर अच्छा, सही। अनटिल अनलेस आपका एक सब्स्टिट्यूट उधर जाएगा नहीं और उसकी रिप्लेसमेंट में आपके पास आएगा नहीं, वो आपको रीज़न कॉज ऐसा देना पड़ेगा आईसीसी को, तो फिर आपका वो शफल किया जा सकता है प्लेयर के साथ। तो मेरा ख्याल है अगर किसी ऐसे प्लेयर को होता है तो पाकिस्तानी इसको एज ए ब्लेसिंग भी ले सकता है कि वो शफल करके अब्रार को लेके आएगा, क्योंकि सही, अब्रार एक सही। ऐसा प्लेयर था जिसकी हमने बिल्कुल, बहुत हम बात शुरू से की। बात कर रहे हैं हाँ, कि कि अब्रार को को चांस और देना सामा चाहिए। को टीम में होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं शदाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसी तरह नवाज की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करके इन दोनों को इंडक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक ऑप्शन है, क्योंकि हारिस है वो तो ओबियसली रिप्लेस ही करते ही उन्हीं को हैं, रिजवान को तो रिजवान अच्छा खेल रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, और बाकी स्क्वाड की बात तो बाकी लड़के ठीक हैं, और पेस के ज़मान है, ज़मान की ऑप्शन इसलिए नहीं बचती कि शाहीन बेहतर हो चुके हैं, ज़मान को वैसे भी आप शायद ना डालें, और ज़मान तो को अगर इरफान, जो अभी रिप्लेसमेंट जिसकी हम बात करें, हो सकता है कि जिस दिन मैच हो उस दिन ना ज़रूरत पड़े इतनी ज़्यादा रिप्लेसमेंट करने की, जो खिलाड़ी बीमार हैं वो ठीक हो गए हों, लेकिन अगर ये जो रिप्लेसमेंट लेकर साथ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम से अगर कंपैरिजन करें तो वो आपको कैसा लगता है कंपैरिजन? देखिए बाउंड्री अगर देखिए पिच का भी बड़ा रोल होगा, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे ये टीमें जो है ना बहुत अच्छा खेलती नहीं है, इनको स्ट्रगल करवाना है तो आपने स्पिनिंग ट्रैक पे करवाना है, तो हमने यही एक चीज़ करनी है कि हमने विकेट को यूटिलाइजेशन करना, और हमारी अगर स्पिन तगड़ा होगा तो हम इनको ट्रैप कर सकते हैं। जैसे भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई में खेला गया, तो उन्होंने विकेट भी खैर अपनी मर्जी की बनवाई, टेलर मेड जिसे कहना चाहिए, वो करके और उन्होंने उनको ट्रैप किया, और वो जो था ऑस्ट्रेलियन वो नहीं परफॉर्म कर सके। अब कंडीशन तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं है, पिच नहीं है, बट ये जनरली हमें लगता है कि जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं वो समहाउ हमारे से सिमिलर है, हम इसको सूट करती हैं और हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो भी वैसी नहीं है जिस तरह पहले थी पास में, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन है, वो लड़के उनका कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे, वो जेलन नहीं है लड़के, स्पिनिंग उनकी सबसे वीक है, जितनी भी टीमें हम देखें। एक एग्जाम्पल है वो उन्होंने एक मैच में चलिए इरफान, हमें बिल्कुल अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, और जैसे कि इजहार ने कहा कि अभी हम फॉर्म में हैं और टीम में भी हैं, वापस भी आएंगे, अच्छा खेलेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन रात 11 बजे तजियों, कहकों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियाँ देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।